चलिए जी, हमारा ऑफिशियल गिटारिस्ट भी जो है वो क्लास ज्वाइन कर लिया है उसने। सही बात है दानियाल, वेलकम। काटो आप। किसको बोल रहे हैं सर? मैं जमार को कह रहा हूँ, और मैं किसको कह सकता हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिशियल गिटारिस्ट तो हमारा वही है ना। बिल्कुल सर। यूनिटी में और काम ही नहीं है सर, यही बस। अच्छा, कैसा गुजरा टाइम, पूरा एक महीना? फिर लॉकडाउन में मेरा तो सेक्टर सील हो गया अच्छा, जी। क्या कुछ ज्यादा मसला हुआ था? क्या मसला है? कि मेरे साथ वाले नेबर्स को भी, पूरी फैमिली को हो गया था, और भी यहाँ पे काफ़ी केसेस थे। पार्क्स हैं तो वहाँ से केसेस आ गए, तो इन्होंने सील कर दिया। अच्छा, कौन सा सेक्टर है आपका? I-8-3। I-8 तो खैर पूरे का पूरा ही, उधर तो बहुत ही ज्यादा मामलात खराब हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अरे सब। असल बात बता रही भी नहीं है। आप बता दें। सर गड़बड़ लग रही है मुझे तो। नहीं यार, ये क्या कहना चाह रहे हैं मानूर? फिर पूरी खबर आउट नहीं होने दे रहे ना ये लोग, खुफिया। कर दें, न्यूज ब्रेक कर दें फिर दानियाल। नहीं सर, रहने दे, पेपर पे डिस्कशन करते हैं सर, आजकल वही टेंशन है ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, कौन कौन नहीं है हमारे साथ? मेरा ख्याल है सिर्फ एक आकाश नहीं है, और वो नहीं है, उमर नहीं है। जी सर। जी सर। अच्छा, पेपर के लिए क्या पूछना चाहते हैं? पेपर में क्या पूछना चाहते हैं? सर किस तरह आएगा और हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है, और मतलब किस तरह के सवाल आएंगे? वैसे हमने रिवीजन टॉपिक्स भी कुछ भेजे थे। टॉपिक्स का तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने भेजे थे या नहीं भेजे थे। हमने भेजे थे सर। हमने भेजे थे। अच्छा, मैंने पता नहीं, मुझे ये भी याद नहीं है कि उमर ने भी ज्वाइन कर लिया जी। बड़ी लंबी उम्र है, अभी आपका जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले ही। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह के करम, अल्लाह के करम। एक तो मैंने जो इनको बना के भेजा है अभी, आई एम अवेटिंग देयर इंस्ट्रक्शंस कि ये लोग फाइनली क्या कहते हैं। लेकिन जो मेरा अभी तक जो इरादा है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स मैंने जो इनको बना के भेजा है वो, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्वेश्चंस जो हैं वो सॉरी, एमसीक्यूज नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही हैं जो मैंने इनको भेजे हैं, पेपर जो बना के भेजे हैं।
दो पेपर्स मैंने इनके साथ शेयर किए हैं आप लोगों के। वो जो मेरा इनको मैंने जो प्लान बना के भेजा और जो अभी इनकी तरफ से मुझे फाइनल हो के पता लगेगा कि तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। वो ये है कि पेपर्स दो होंगे जो कि मैं रैंडमली सब लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि उसमें मेरी बेसिक कोशिश तो मेरी ये होगी कि जितनी हद तक कोलैबोरेशन कम की जा सकती हो तो कम की जाए। मॉक पेपर्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो है ऑलमोस्ट 70% और समथिंग, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा अनसीन क्वेश्चंस पे। मसलन ये क्वेश्चन अभी आपको सामने नजर आ रहा है? यस जी सर। सर। अच्छा, सपोज कि ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका था, तो फिर ऑब्वियसली यही क्वेश्चन अगर मैं आपको एज इट इज दे दूं तो फिर तो सिर्फ कॉपी पेस्ट चलेगा। तो इस चीज को जरा ऑब्वियसली थोड़ा सा करना है अवॉइड, और क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हों जो कि आपने कुछ ऐसे भी जो कि पहले किए हुए भी हों और उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होगी, और कुछ ऐसे भी जो कि आपने ना किए हुए हों और उसमें यानी ताकि आपको ज़रा थोड़ा बहुत वहाँ बैठ के और ख़ुद से उसको सॉल्व करना पड़े। ऑब्वियसली हेल्प जो है वो आप लोगों को अवेलेबल होती ही है, तो यानी आप तो अपने किसी दोस्त से भी पूछ सकते हैं, क्लास फेलो से भी पूछ सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो मॉक टेस्ट जो है उसकी हद तक तो अभी तक तो मैंने एक ही मॉक टेस्ट का बना के उनको भेजा है। मॉक टेस्ट कितने हैं आपके? दो हैं? एक है कि दो हैं? एक ही होगा सर। एक है, तो मेरा इरादा है कि मैंने दो लेने। ठीक है सर। ठीक है, अब फाइनल पेपर जब आएगा तो फाइनल पेपर में सपोज के पेपर में 6 क्वेश्चंस हैं, तो मैं करूंगा कुछ इस तरह कि दो क्वेश्चंस जो कि 33% ऑफ द पेपर के 3 हिस्से हो गए टोटल परसेंटेज के। 1/3 of the total paper would constitute on questions which are totally unseen. डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होगा लेकिन अनसीन होंगे। 1/3 of the paper would constitute on questions जो कि आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं, क्लास में सॉल्व हुए हैं, और अभी तक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये काम क्योंकि मैं ज़ेबिस्ट में लोगों के साथ कर चुका हूँ तो मैं इसलिए आप लोगों को भी, कि मेरा इरादा यही है आप लोगों के साथ भी यही एक्सरसाइज रिपीट करने का, कि दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि हमने जो क्लास में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा कि बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस ऑब्वियसली आपको करनी पड़े। बाय एंड लार्ज क्वेश्चन वही हो, लेकिन रेट्स रिवाइज कर देना, डेट्स आगे पीछे कर देना, उससे थोड़ा बहुत ये होता है कि आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, प्रोसीजर ऑब्वियसली वही होगा। दो क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट में से होंगे, तो 4 out of 6 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, और हर किसी को कर लेने चाहिए कि अगर वो मॉक टेस्ट दे रहा है और उसी मॉक टेस्ट में से आपके अगर दो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट
इजीली कर लेने चाहिए, ठीक है। और यस सर। वो क्वेश्चंस जो सपोज अगर क्लास में से मैं आपको दे रहा हूँ, क्लास के क्वेश्चंस में से, तो वो भी आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो हमने चीज सॉल्व की हुई है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन दोबारा करनी है। हाँ, जो अनसीन क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आपको फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी मेहनत और दिमाग जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। इतना तो फाइनल पेपर में होना ही चाहिए कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े। तो ये मेरा अभी तक सर का प्लान है जो मैंने करना है, बाकी देखें। ठीक है सर। मॉक एग्जाम में कितने सवाल होंगे? आप 2 लेंगे मॉक एग्जाम्स को? मॉक एग्जाम्स में जो मॉक एग्जाम्स बेसिकली आपको प्रिपेयर करने के लिए ज़रा के जस्ट टू जी गिव सर। यू एन आइडिया के चीज़ें क्या आनी है। हर टॉपिक में से जो जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसमें से एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है सर। ठीक है। और वो भी चलें, आप लोगों के लिए ये जो काम थोड़ा बहुत उसमें बता देता हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन सीन हैं, कुछ क्वेश्चन अनसीन हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो कोशिश, जो मेरी रिकमेंडेशन है, और जो न्यूमेरिकल्स इसी तरह के होंगे जैसे आपके सामने ये अपीयर हो रहे हैं। एमसीक्यूज मेरा देने का, मैंने उनको भेजे नहीं अभी। कुछ आजकल में मुझे बता देंगे कि वो क्या चाहते हैं कि जी मैं एमसीक्यूज बीच में ऐड करूं, तो फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम फ्रेम भी जहन में रखना है, और उसके हिसाब से तो वो देखें कि वो फाइनल वर्डिक्ट वो अपना क्या देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। लेकिन वो फिर वैसे तो फ्राइडे तक पता चल जाएगा ना सर? हाँ, जल्दी पता लग जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे आजकल मैं पूछ लेता हूँ, तो मैं फिर आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जो उनको बना के भेजे हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स ही, ठीक है। जी सर। उसमें फिर थोड़ी सी आपको ऑब्वियसली अंदाज़ा और वो हो जाएगा कि फाइनल पेपर में भी अगर एक्सरसाइज ऐसी ही रिपीट हो तो क्या होगा। और कोई चीज़? और सर कि ये अटेम्प्ट हमने ऑनलाइन ही करना होगा कि हमने मतलब पेपर पे सॉल्व करके आपको पीडीएफ करके सेंड करना होगा? पेपर पे सॉल्व करना चाहें तो भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। पेपर पे सॉल्व करें, पिक्चर लें और उसको अपलोड कर दें। ठीक है सर। सर ये ज्यादा आसान है, मतलब पेपर पे लिख के ना अपलोड कर दे। बस जिस तरह आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लें। मुझे वर्ड में, क्योंकि वो ऑब्वियसली टाइपिंग स्पीड का इशू है, इस चीज का इशू है कि टेबल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं सारे। हाँ, तो वो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है, पेपर पे लिख के उसको पीडीएफ पे भेज दें। बस ये ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और बस सर मेन इशू यही था हमारा सर। चलें, तो कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाहेंगे? सर इन्वेंट्री थोड़ा सा कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज में से कोई खास सब एरिया है जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं, या किसी उससे भी काम जो है वो स्टार्ट कर लिया जाए? मसलन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये है कि जैसे हमने उसमें से ये भी पढ़ा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मिसिंग हो, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? अगर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर गलत हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एरर हो, मिस्टेक हो, तो फिर क्या करते हैं? वो जो इन्वेंट्री राइट डाउन वाले क्वेश्चंस जो थे उसमें सिचुएशन और कुछ थी, तो आप कौन सा वो जो परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाला था वो एक एरिया और था, तो आप किस चीज को रिवाइज करना चाह रहे हैं?
सर जिसमें मतलब कि ना इन्वेंट्रीज की वैल्यूज मिसिंग होती हैं और वो ठीक हो गया, यानी ये जो करंटली ये जो टॉपिक आपके सामने खुला हुआ है, इसी को आप देखना चाह रहे हैं। इसमें मिसिंग तो नहीं है सर। एक तो वो थी ना कि मिसिंग वैल्यूज होती हैं, आपने फाइंड्स करनी होती हैं, और एक वो थी जिनमें आप मतलब कि एडजस्टेड वो भी करते हैं। चलो मसलन मैं आपको आपके सामने यही क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर आप चाह रहे हुए तो फिर इसी को देख लेंगे, नहीं तो फिर जो दूसरा है फिर मसलन ये रेगन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो है वो आ, सर आपका माइक म्यूट हो गया शायद। जी वो मैंने खुद किया था। और बिगैन ऑपरेशंस 5 years ago, और on August 13th, 2011, a fire broke out in the warehouse, destroying all inventory and many accounting records relating to the inventory. The information available is presented below. All sales and purchases are on credit. Determine the inventory loss suffered as a result of the fire. अब इन्वेंट्री लॉस जो हुआ है आपका, अब ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी फिगर आपने कैलकुलेट करनी है, और जो यानी अगस्त 13 पे आपके पास बेसिकली स्टॉक की फिगर क्या थी जो कि डिस्ट्रॉय हुई, ताकि उसकी कोई इंश्योरेंस या वो क्लेम जो है वो हम करवा सकें, उसकी फिगर आपने बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कैसे किए थे, वो बता सकता है? हाँ जी, अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमें बताया हुआ है, ऐड कर लेंगे हम इसमें परचेजेस, ऐड कर लेंगे हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस करेंगे हम इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो जनवरी 11th की जो वैल्यू हमें दी हुई है, जनवरी 11th की जो वैल्यू दी हुई है, ये हमारे लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। परचेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जवार बताएंगे। वही सोच रहा हूँ सर एक बार। सर परचेजेस सर एंडिंग इन्वेंट्री माइनस बिगिनिंग इन्वेंट्री और मसला प्लस ये है कॉस्ट कि ऑफ गुड्स सोल्ड। मसला ये है कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है नहीं, एक इक्वेशन में दो अननोन्स तो नहीं हो सकते, इसका मतलब है कुछ और चीज है जहां से कैलकुलेट होगा ये।
um, नहीं पता चल रहा सर। सर अकाउंट पेबल से सबाई आमीन बोलिए। जी बिल्कुल सही जी, शाबाश। अकाउंट्स पेबल के अकाउंट से हम परचेजेस की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट। अकाउंट बनाना पड़ेगा, अच्छा। अकाउंट्स पेबल के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होगा? डेबिट साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो 91,320 ये हम क्रेडिट करेंगे, और 1,05,600 जो है इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, जो क्लोजिंग बैलेंस है। और जो पेमेंट्स की हैं सप्लायर्स को, जो कैश पे किया गया है सप्लायर्स को, वो डेबिट साइड पे लिखेंगे कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे? सप्लायर्स को पेमेंट हुई है तो कैश हमारे पास से चला गया है और लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है। तो सर ये हमारा फिर डेबिट होगा। डेबिट साइड पे अमाउंट आएगी 4,63,800। अब साल स्टार्ट हुआ तो 91,320 की लायबिलिटीज हमने पे करनी थी। 4,63,800 पे करने के बावजूद अभी भी हमारी लायबिलिटी 1,05,600 रहती है। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ मजीद चीजें परचेज की हैं जिनकी अमाउंट हमने अभी तक नहीं पे की हुई। तो परचेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों अमाउंट्स को करेंगे ऐड, इसको करेंगे हम माइनस, तो हमारे पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है? $4,78,080. $4,28,000 कितनी है? 4,78,000. 080। अब ये वैल्यू हम प्लेस कर देंगे परचेजेस के सामने, और ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो हमें सवाल में गिवन ही है, और वो है 1,28,400।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस सवाल में कोई भी गिवन नहीं है, इनके सामने हम वैल्यू प्लेस कर देंगे 0। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या कुछ आ सकता है उमर? तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो वाले होते हैं जो अक्सर होने ही होने होते हैं, लाजमी रेंट वगैरह। अस्मा है? यस सर। जी अस्मा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह मतलब कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इन्वेंटरीज का। जी तो इन्वेंटरीज की के कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें थी? मटेरियल, ठीक है, उनका, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और यही है सर जी जी। डायरेक्ट लेबर हो सकता है। मैं उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगी जो कि डायरेक्ट लेबर और एमओएच पे बेस कर रही है, और कॉस्ट ऑफ परचेज में ये जो ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट ड्यूटीज हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। ठीक है जी। तो ना हमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी बताई है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताई है, ना इस तरह की कोई और चीज इस तरह की उसका जिक्र हमने नहीं किया हुआ। उसका मतलब है कि ये चीजें 0 हैं। ठीक है जी सर। जी सर। ओहो, वो हमारी सारी मेहनत कहाँ गई? कंट्रोल जी करें शायद आते हैं। कंट्रोल जी इधर नहीं काम करता यार। फिर मेहनत चली गई है। मेहनत चली गई। जी यार किसी ने वो 4 लाख कितनी थी? 4,78,080। जी सर। 080। हाँ चलिए दोबारा मेहनत कर लेते हैं, फिर ये हो सकता है। अच्छा जी, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास था 1,28,400। परचेजेस जो हैं वो हमने अकाउंट से कैलकुलेट कर ली थी और वो हमारे पास 4,78,080 आई थी, 4,78,080। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास थे 0। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास थे 0 और क्लोजिंग स्टॉक तो हमने करना ही है कैलकुलेट, तो वो तो खैर अभी हमें नहीं गिवन। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या किया करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हम वंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो सेल्स कैलकुलेट करेंगे और सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट हम माइनस करेंगे
तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है अकाउंट्स रिसीवेबल की, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अकाउंट्स पेबल की इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हमने कैलकुलेट कर ली थी वैल्यू परचेजेस की। इसी तरह हम इंफॉर्मेशन यूज करते हुए अकाउंट्स रिसीवेबल की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम डायरेक्ट सेल्स से क्यों नहीं कर सकते जो इन्होंने गिवन जो दिया हुआ है? सेल्स कहीं पे Because- भी गिवन नहीं है, सेल्स गिवन ही नहीं है कहीं पे। अच्छा हाँ ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल तो हाँ जी, प्रीवियस सेल्स गिवन है। हाँ वो प्रीवियस सेल्स हैं जो 3 सालों की हैं, और वो भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए उन्होंने हमें बेसिकली वो रेशोज बताई हुई हैं, सेल्स की भी और ग्रॉस प्रॉफिट की भी। उसको भी हमने यूज करना है, लेकिन जब हम जीपी तक पहुंचेंगे तो तब, उससे पहले हमें सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और सेल्स की अमाउंट कितनी है, लिए हमें अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस इसका क्योंकि ये एसेट है तो डेबिट साइड पे आएगा, और ये वैल्यू सॉरी मैं गलत लिख दूं, ये 1,52,640। सर ओपनिंग तो ये नहीं है 11 वाली? हाँ जी, ये दिया हुआ ना 1,52,640 जनवरी 1 की, वो वैल्यू है मैंने गलत लिखी थी। सही। और जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 1,48,520। और जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो अमाउंट जो है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। पैसे हमें मिल गए, एसेट हमारे रिड्यूस हो गए। पैसे हमें मिल गए, एसेट हमारे रिड्यूस हो गया। क्रेडिट साइड 7,97,000 और 300। तो अब अगर साल के शुरू में हमारे एसेट्स की अमाउंट 1,52,640 थी और पैसे रिसीव करने के बावजूद 1,48,000 रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उनको सेल्स की होगी जिसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। और वो कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके जब आप इसकी अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी जो कि सेल्स की होगी। और वो कितनी आ रही है, 7,93,180। ये 797 क्रेडिट क्यों है? जब हमने कैश रिसीव किया तो कैश को कर दिया हमने डेबिट, जी कैश डेबिट हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल अब हमारे रिसीवेबल्स नहीं रहे। अच्छा सही। तो एसेट हमारा, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो कैश है, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि अब वो हमारे रिसीवेबल्स नहीं रहे क्योंकि वो अमाउंट रिसीव हो गई है, हो चुकी है। इस वजह से ये क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो इसके अपने अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे, ठीक है। और कैश के अकाउंट में अमाउंट डेबिट साइड पे चली जाएगी। क्लियर है? सही हो
जी सर। और ये 7,93,180 अमाउंट ठीक आ रही है? यस सर। जबरदस्त हो गया। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेजेस हमने कैलकुलेट कर ली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे नहीं थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ हमारा सफर जारी है, जिसके लिए हमने सेल्स कैलकुलेट कर ली। अच्छा, सेल्स जो करते हैं आप उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट भी शामिल होता है। प्रॉफिट कितना शामिल होता है डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन उन्होंने पास्ट एक ट्रेंड बताया हुआ है, और हम क्या करेंगे, इस पास्ट ट्रेंड का एक एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। पास्ट ट्रेंड का एक एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, और उस एवरेज को फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेंगे। रेशो जो हमने यूज करनी है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूं। अच्छा जी, रेशो जो हमने यूज करनी है, कॉपी कर लूं इससे पहले कि जो है, ओहो ये कॉपी भी नहीं हो सकता। ओए होए होए, 7,93,180 अमाउंट कोई नोट कर ले जी, क्योंकि लेस देन अ मिनट रह गया तो ये किसी वक्त भी ड्रॉप हो जाएगी। कर लिया नोट सर। ठीक है, चलें फिर इसको कॉल को ड्रॉप होने दें, और फिर हम नया लिंक यही रहेगा।